हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट डी क्लासेज। मैं विपिन सर आप लोगों का एक बार फिर से अब एक नए वीडियो के साथ आज डिस्कस करने जा रहे हैं। आशा करते हैं कि जो भी वीडियो दी जा रही होगी आप देख रहे होंगे और आपको भी टॉपिक से समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको इस यूट्यूब चैनल पर जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सबको सजेस्ट करना चाहता हूँ, अगर वीडियो पर नए हैं तो इस वीडियो को एक बार लाइक करें और अगर नए चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या होगा। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे पराग कोश का स्फुटन अर्थात डेहिसेंस ऑफ मैच्योर एंथर। ठीक है, एंथर का मतलब होता है पराग कोश। ठीक है, सबसे पहली चीज कि आपको हमने फ्लावर की संरचना पढ़ाई थी। फ्लावर की संरचना कुछ इस तरह से आपने वहां पे देखा था। ठीक है, तो फ्लावर की संरचना में आपने देखा था कुल 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 4, जिनमें 2 आवश्यक चक्र होते हैं और 2 सहायक चक्र होते हैं। ठीक है, तो आवश्यक चक्र में क्या होता है? ये पुमंग होता है और ये वाला जो है आपका क्या है? जायांग होता है अर्थात पुष्प का मादा भाग। ठीक है, और ये नर भाग होता है। तो ये जो नर भाग होता है पुमंग, इसमें जो ये थोड़ा सा ऊपर वाला भाग फूला है इसी को पराग कोश हमने आपको बताया था। पराग कोश कहते हैं या एंथर कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं गाइज? एंथर कहते हैं। इसी पराग कोश के अंदर ऐसी छोटी छोटी सूक्ष्म कण पाए जाते हैं, संरचना पाई जाती है जिसे परागकण कहते हैं। क्या कहते हैं? परागकण कहते हैं। तो यही कह रहा आज का जो टॉपिक है पराग कोश का अस्फुटन अर्थात पराग कोश का फटना। क्योंकि गाइस आपको पता है कि किसी पुष्प में जब लैंगिक जनन संपन्न होता है तो उस लैंगिक जनन में क्या होता है कि जो ये पुमंग का पार्ट है, ठीक है, इसमें जो ये पराग कोश के अंदर छोटे छोटे कण भरे हैं अर्थात परागकण, ये परागकोश मैच्योर होने के बाद यानी पकने के बाद क्या होता है? परागकोश ये जैसे द्विपालित था, हमने कल बताया था, तो ये ऐसे ही क्या होता है? फट जाता है। जब फटेगा तो इसके अंदर जो परागकण भरे हैं ना छोटे छोटे, वो क्या होते हैं? बाहर आ जाते हैं और बाहर आ करके यहाँ कहाँ पर? वर्तिकाग्र पर। यहाँ से फटने के बाद यहाँ आते हैं परागकण। ठीक है, ये परागकण कहाँ आते हैं? मादा के वर्तिकाग्र पर आते हैं, स्टिग्मा पर आते हैं। तो कब आएंगे? जब ये परागकोश फटेगा तभी तो ना। तो अभी हमने स्ट्रक्चर बताया फूल में स्ट्रक्चर के बाद हमने कल के वीडियो में बताया परागकोश की संरचना, परागकण की संरचना, जिसे नर युग्मोद्भिद कहते थे। अब इस परागकण इसके अंदर जो भरा है ये बाहर कैसे आता है? तो सीधी सी बात है, जब ये परागकोश क्या होगा? ऐसे ही था, इसके अंदर भरे थे, जब ये फटेगा तभी तो परागकण बाहर आएंगे, तभी तो इस मादा के वर्तिकाग्र पर जाकर इसके अंदर अंडाशय के अंदर बीजांड में जाकर निषेचन क्रिया संपन्न करेंगे। लेकिन उसके पहले इनका बाहर आना जरूरी है। तो परागकोश का स्फुटन यहाँ पे हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले एक लाइन में अगर आपसे कहा जाए कि परागकोश का स्फुटन किसे कहते हैं, तो स्फुटन मीन्स होता है बेटा फटना। ठीक है, क्या फटेगा? परागकोश फटेगा। परागकोश क्यों फटेगा? क्योंकि उसके अंदर कुछ भरा हुआ है छोटा छोटा कण, जिसे परागकण कहते हैं। तो यानी कुल मिला के हम कह सकते हैं परागकोश के यानी एंथर के फटने की क्रिया को क्या कहते हैं? परागकोश का स्फुटन कहते हैं। बट कैसे फटता है? कैसे ये परागकोश जो इस तरह से 2 पाली चिपका हुआ होता है, ये कैसे अलग होता है दोनों इस तरह से ताकि परागकण बाहर निकल जाए, उस प्रोसेस को यहाँ पे हम बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो कह रहा है जब परागकण परिपक्व हो जाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ऐसा नहीं फूल लगा तुरंत ही फट गए। तो हमने आपको क्या कहा? जब ये परागकोश में जो अंदर परागकण भरे ना, जब वो मैच्योर हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं, तब ये क्या होता है? फटता है। बट कैसे फटता है? कि जब परागकण परिपक्व हो जाते हैं तो परागकोश के स्फुटन की प्रक्रिया संपन्न होती है। यानी ये परागकोश जो आपको दिख रहे हैं बोर्ड पर फटे हुए, कोई यहाँ से फटा है, कोई यहाँ से फटा हुआ, कोई यहाँ से फटा हुआ, कोई यहाँ से फटा हुआ है, तो ये सब में अलग अलग तरीके से फटते हैं। बट जब भी फटते हैं तभी फटते हैं जब इसके अंदर जो ये परागकण दिख रहे हो ये मैच्योर हो जाते हैं, तभी ये फटता है। जैसे आपने देखा होगा एक फीमेल में क्या होता है, एक बेबी को जब जन्म देती है, मान लीजिए एनिमल में ले लीजिए, अपने में ही ले लीजिए, तो गर्भाशय में जब बच्चा पल रहा होता है, ठीक है, तो गर्भाशय तभी खुलता है उसका मुख जब बच्चा उसके अंदर मैच्योर हो जाता है, 9 महीने का हो जाता है, तभी गर्भाशय का मुख खुलता है ताकि बच्चा बाहर आ सके। ठीक है, उसी प्रकार कह रहा है कि जब परागकण परिपक्व हो जाते हैं यानी इसके अंदर जो भरे कण हैं, तभी परागकोश का स्फुटन संपन्न होता है। और इस प्रक्रिया में यानी स्फुटन जब होना होता है तो उस समय परागकोश के अंतः स्तर में जल का ह्रास हो जाता है। ठीक है, जल के ह्रास माने क्या होती है बेटा? कमी होती है। अर्थात कह रहा है कि जब परागकोश क्या होता है, बोलो, स्फुटन होना होता है, सबसे पहले उसके अंतः स्तर में जल का ह्रास होता है। जैसे ध्यान दीजिए
ये मान लीजिए आपका पराग कोष ऐसे ही है, द्विपालित होता है, कल बताए थे, एक लेफ्ट और एक राइट, ऐसे जुड़ा है। तो ये जहाँ से जुड़ा है ये यहाँ से चिपका है और यहाँ चिपका है, तो यही अंतः स्तर होता है। इसी में क्या होता है, जल की सप्लाई होती रहती है, जिससे ये क्या होते हैं, मेच्योर होते रहते हैं। जैसे ही मेच्योर हो गए तो सबसे पहले इसमें जहाँ से जुड़े हैं इसके अंतः स्तर अर्थात यहाँ और यहाँ पर क्या होता है, जल की कमी होती है, जिससे क्या होता है, इसकी जो कोशिकाएं भित्ति हैं ये सिकुड़ने लगती हैं अंदर की ओर, ऐसे सिकुड़ेगी ये इधर, ठीक है, देख रहे हो ना, खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है, खुल रहा है ना। तो ये इधर की ओर और ये इधर की ओर क्या होता है, इसे सिकुड़ जाती हैं, जिससे इसमें दरार पड़ जाती है। और जब दरार पड़ती है तो क्या होता है, कोशिकाएं अंदर की ओर खींचेगी, ये इधर खींचेगी, ये इधर खींचेगी, जैसे ऐसे ही खींचती हुई चली गई, तो जो परागकण उसके बाहर आ जाएगा। तो वही क्रिया यहाँ पे कह रहा है कि जल में अंतः स्तर का ह्रास यानी कमी हो जाती है, जिससे इसकी जो वाह्य पतली भित्ति है वो अंदर की ओर सिकुड़ जाती है। यानी जो बाहर के आवरण होते हैं क्या होते हैं, इस तरह से ऐसे सिकुड़ते हुए अंदर की ओर ऐसे खींचते चले जाते हैं, सिकुड़ जाती है, जिससे इसके रंध्रक या मुख कोशिका पर दाब पड़ता है, और इसी दाब के कारण दोनों पालियां अलग अलग हो जाती हैं। अर्थात ये वाला अलग और ये वाला ऐसे सिकुड़ कर क्या हो गई, अलग हो जाती है, ठीक है, और अलग हो जाता है, जिससे इसके अंदर जो परागकण है क्या होते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं, यानी बाहर आ जाते हैं। तो इस क्रिया को परागकोश का स्फुटन कहते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं, सपोज करिए एक परागकोश था, इसी के अंदर परागकण भरे थे, लेकिन जब इसका मैचुरेशन हो गया, अर्थात जब ये परिपक्व हो गया परागकण, इसके अंदर परागकोश भी परिपक्व हो गया, तो जब इसके फटने का समय आया तो जो ये इसकी ये देखिए अंतः स्तर जो ये लेयर है, ठीक है, ये क्या हो गया, इसमें जल की कमी हो गई, जिससे क्या हुआ, ये इधर की ओर और ये इधर की ओर खींचने लगा, जिससे इसमें क्या हो गई, सिकुड़न आई, जिसके कारण क्या हो रहा है, बोलो, ये दोनों भित्तियां अंदर की ओर बाहर की ओर इधर की ओर सिकुड़ रहे, जिससे परागकण धीरे धीरे बाहर आना शुरू हुआ और इस तरह से फट गया और ये पूर्ण रूप से कुछ से बाहर आ गया। ठीक है, आपने अपने खेतों में मटर की फसल देखी होगी, मटर की फसल में जो छीमी लगी होती है, जिसे आप कहते हो फली बोलते हैं विज्ञान में, लेकिन जो आप लोग छिमी बोलते हो, जब उसमें मटर भरा होता है, सपोज करिए मटर परागकण है और जिसमें भरा है छीमी में परागकोश है, तो जब परिपक्व हो जाता है, पक जाता है मटर, तो क्या होता है, उसमें वाटर सप्लाई खत्म हो जाती है, तो जिससे जहां से मटर ऐसे खुलता है ना, चिपकता है ऐसे, तो यहाँ जल की सप्लाई कम होने पे धीरे धीरे ये सिकुड़ता है और सिकुड़ कर ऐसे अलग हो जाता है और मटर बाहर आ जाता है। सेम प्रोसेस क्या होता है, परागकश के स्फुटन में भी होता है, और लेकिन अलग अलग पौधों में अलग अलग तरीके से होता है, कोई बीज से स्फुटन होता है, कोई किनारे से होता है। यहाँ पे देखिए ये कुछ पौधे का परागकोश इस तरह से, इसमें स्फुटन समय आता है, जो ये ऊपर होता है लेयर यहीं से, ठीक है, यहाँ पर ही क्या होता है, एक पोर बन जाता है पानी के सूखने के बाद, जिससे दरार पड़ती है और यहीं से एक परागकण क्या होते हैं, बाहर आ जाते हैं। और इस प्रकार आप देख रहे हैं यहाँ टीएस सेक्शन में देख रहे हैं, ट्रांसफर सेक्शन में क्या हो रहा है, परागकोश ऊपर और नीचे से अलग हो रहे हैं, परागकण बाहर आ रहे हैं, और यहाँ कुछ इस तरह से आप देख रहे हैं कि पूरा परागकोश नहीं फटता, परागकोश का केवल आंशिक एक परत यहाँ से निकलती है, जिससे ये परागकण क्या होते हैं, बाहर आने लगते हैं, गिर जाते हैं। ठीक है, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, परागकोश के स्फुटन कहते हैं, और इसकी अलग अलग पौधों में अलग अलग विधियां हैं। तो ये आपका सिंपल सा एक लाइन याद रखना, स्फुटन माने फटना, परागकोश माने परागकश। क्यों फटता है भाई, परागकण के बाहर आने के लिए। कब फटता है, मैच्योर होने के बाद। कैसे फटता है, जल की कमी हो जाने से, कहाँ पे, अंतः स्तर में, ठीक है, जिससे उसको भित्तियां क्या होती हैं, बाहर की ओर सिकुड़ती हैं और अंदर की ओर, जिससे उसमें दरार पड़ती है और परागकण बाहर आ जाते हैं। बस यही इतना याद रखना, इसमें कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सभी लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। चलिए नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब हम पढ़ेंगे परागकण का अंकुरण। ठीक है, अभी जो परागकोश के अंदर परागकण भरा था, ठीक है, जब परागकण फटा तो बाहर आया, और बाहर आने के बाद जमीन पे नहीं गिरा, हालांकि एक पौधे में, ठीक है, किसी पौधे के परागकोश में, एक परागकोश में लाखों और करोड़ों परागकण होते हैं। ठीक है, जैसे मक्का, रोमेक्स, ये जो पौधे होते हैं, इनके एक परागकोश में करोड़ों प्रकार के क्या होते हैं, सॉरी, करोड़ों की संख्या में परागकण होते हैं। क्यों, क्योंकि इनमें वायु द्वारा परागण होता है, यानी वायु के माध्यम से जब परागकोश फटता है ना, परागकण वायु द्वारा उनके वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। ठीक है, लेकिन अब आप सोचिए कि अगर परागकोश फटा, परागकण बाहर, हवाओं ने उसे क्या किया, उड़ा ले। अगर करोड़ों की संख्या, लाखों की संख्या में परागकण ना अगर बने, एक ही परागकण बने एक परागकोश में, तो पता चला हवा के माध्यम से वो कहीं और चला जाएगा, तो उससे क्या होगा कि वह परागकण वर्तिकाग्र पे नहीं पहुंचेगा, तो निषेचन क्रिया नहीं होगी और उसमें सीड का निर्माण नहीं होगा। इसीलिए कुदरत ने क्या किया है
कि इस व्यवस्था से निपटने के लिए करोड़ों और लाखों की संख्या में एक पराग कोश में पराग कणों का निर्माण करता है, ताकि जब उसका स्फुटन हो तो पराग कण क्या हो, कुछ अगर गिर जाए, कुछ इधर उधर हो जाए, तो कुछ ऐसे हो कि जो पहुंच सके कहां पे, फीमेल के वर्तिकाग्र पर। ठीक है, यदि परागण हो, निषेचन हो, अर्थात सीड का निर्माण हो। ठीक है, तो अब हम पढ़ रहे हैं परागकण का अंकुरण किसे कहते हैं, जर्मिनेशन ऑफ पॉलिन ग्रेन। तो यहां पे देख रहे हैं आप कि परागकण पराग कोश के स्वतंत्र होने से पूर्व, यानी जो परागकण पराग कोश से भरे हैं ना, तो उसमें जब फटने के बाहर आते हैं, फट करके उसके पहले ही, यानी परागकण बाहर आने के पहले ही जब पराग कोश के अंदर रहते हैं ना, तभी उनका क्या हो जाता है, अंकुरण संपन्न हो जाता है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि जो पराग कण है वो पराग कोश के स्वतंत्र होने से पूर्व ही अंकुरित हो जाते हैं। ठीक है, और इस क्रिया में, यानी जब पराग कण का अंकुरण होता है तो सर्वप्रथम जो पराग कण का केंद्रक होता है यही पराग कण है। आप देख रहे हैं, सपोज करिए, फिर से एक बार हम यहाँ पे डायग्राम बना रहे हैं, कई बार बना चुके हैं, लेकिन आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये है पराग कोश के अंदर पराग कण, पराग कण पॉलिन ग्रेन। ठीक है, ये पुष्प का क्या है, पुमंग है, और ये पराग कोश है, इसी के अंदर जो एक कण भरे हैं आपको दिख रहे हैं छोटे छोटे, यही पराग कण है। ठीक, इसी पराग कण को जब निकाल कर माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो ये कुछ इस तरह से दिखता है, थोड़ा बड़ा करके। ठीक है, तो इसमें कह रहा कि जब पराग कण का अंकुरण होता है तो सबसे पहले इसका केंद्रक जो होता है ये पराग कण है, तो इसके बीच में ये जो देख रहे हैं ये केंद्रक है। क्या है, ये केंद्रक है। और ये वाला क्या था, हमने आपको कल वीडियो में बताया था, ये वाह्य चोल है। क्या है गाइस, वाह्य चोल होता है। ठीक है, और ये वाला क्या है, ये अंतः चोल होता है। क्या होता है, अंतः चोल, यानी आवरण होता है। ठीक है, तो जो परागकण के ऊपर कल मैंने बताया दो आवरण होता है, वाह्य चोल, अंतः चोल। तो इसके अंतः चोल के अंदर बात करें तो ये इसमें एक क्या होता है बेटा, केंद्रक होता है। क्या होता है, केंद्रक होता है। तो जब इसका अंकुरण होता है तो सबसे पहले बीच केंद्रक, मतलब जो केंद्र में है, ये परागकण के केंद्र में होता है, लेकिन जब इसका अंकुरण होता है तो इसका जो केंद्रक है अर्थात ये न्यूक्लियस, ये परागकण भित्ति की ओर जाकर, ठीक है, समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर दो भागों में बंटकर दो नए केंद्रक बनाता है। अर्थात फिगर में आप देखते चलिए कि ये परागकण जब बाहर आया, ठीक है, तो ये जो केंद्रक बीच में है परागकण का, इसका जब अंकुरण का समय आता है तो ये क्या होता है, ये इधर आ जाता है, नीचे की ओर, थोड़ा साइड की ओर आ जाता है। ये भित्ति है ना, अंतःचोल या अंतःभित्त, ये जो बीच में, बीच से यहाँ नीचे आ जाता है किनारे। तो आप देख रहे हैं ये किनारे यहाँ पे आ गया, एकदम नीचे, भी बीच में था लेकिन ये किनारे आ गया। तो किनारे आकर क्या हुआ, समसूत्री विभाजन, इसमें समसूत्री विभाजन हुआ। समसूत्री विभाजन का मतलब ऐसा विभाजन जिसमें दो केंद्रक समान रूप से बटे। तो यहाँ पे इसमें समसूत्री विभाजन देखो हो रहा है, जिससे ये आधा इधर, आधा ऊपर की ओर, आधा नीचे की ओर बट गया, और बट करके दो केंद्रक बनाता है। देखो कह रहा है ना, दो नया केंद्रक बनाता है, जिसमें एक बड़ा केंद्रक होता है दीर्घ केंद्रक, और एक छोटा केंद्रक होता है। यहाँ देखिए बट करके ये एक बड़ा केंद्रक, ये आप देख रहे हैं, और एक छोटा केंद्रक बनाता है। बड़े केंद्रक को नली केंद्रक कहते हैं और छोटे केंद्रक को जनन केंद्रक कहते हैं। ठीक है, तो कुछ समय बाद क्या होता है, कह रहा है कि इसमें जो बड़ा केंद्रक होता है बेटा, यहाँ देखिए फिर से एक बड़ा केंद्रक एक छोटा केंद्रक बनाता है। जो बड़ा केंद्रक होता है, देखिए बड़ा केंद्रक, उसे नली केंद्रक कहते हैं। क्या कहते हैं, नली केंद्रक, अर्थात वर्धी केंद्रक या नली केंद्रक कहते हैं। और जो छोटा केंद्रक होता है, ठीक है, उसे जनन केंद्रक कहते हैं। तो ये देखिए बड़े की जस्ट बाद वाला क्या है, छोटा वाला है, छोटे को क्या कहते हैं, जनन केंद्रक कहते हैं। और यही कुछ समय बाद जो इसका जनन केंद्रक होता है ना, यानी ये जो छोटा वाला है, देख रहे हैं अभी ये केंद्रक है, सिर्फ न्यूक्लियस है ना कि सेल है। ठीक है, कुछ समय बाद क्या होता है, इसके चारों ओर देखिए यहाँ पे क्या है, कोशिका द्रव्य जमा हो जाती है, साइटोप्लाज्म जमा हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा 1 मिनट, तो चलिए अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा फिगर नहीं दिख रहा था, हमने उसको कैमरे को घुमा दिया कि जो यहाँ पे ये केंद्रक है ना, बड़ा और छोटा, जो छोटा है जनन केंद्रक है। तो जनन केंद्रक के चारों ओर कुछ समय बाद क्या होती है, साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य, ठीक है, जमा हो जाती है, जिससे अब ये जनन केंद्रक नहीं बल्कि ये कोशिका में बदल गई, जिससे अब जनन कोशिका कहते हैं। ध्यान देने वाली बात है, अभी तक क्या था, ये जनन केंद्रक था, लेकिन जनन केंद्रक के कुछ समय बाद चारों तरफ कोशिका द्रव्य जमा हो गई, जिससे अब यह जनन कोशिका कहलाती है। क्या कहलाती है, जनन कोशिका कहलाती है। और इसके बाद क्या होता है कि इस परागकण में हमने कल ही बताया था कि जो वाह्य चोल होता है, इससे वाह्य चोल पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिसे जनन छिद्र कहते हैं। और वहीं से क्या होती, पराग नली
निकलती है। तो ये जो आपकी कटिंग दिख रही है ना, ये यही क्या है, जनन छिद्र है। देख रहे हैं यहाँ से, ये देख रहे हैं सब जगह कटी है, तो ये क्या है, जनन छिद्र है। ठीक है, ये देखिए यहाँ से ये कटा है, ठीक है, यहाँ पे ये कटा है, तो ये क्या है बेटा, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, ये आपका है जनन छिद्र। क्या है, जनन छिद्र, यहीं से परागधनी निकलेगी। तो अब क्या होता है, जब ये जनन केंद्रक के चारों ओर कोशिका द्रव्य एकत्रित होने से ये केंद्रक नहीं बल्कि जनन कोशिका में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि इस परागकण में जो जनन छिद्र होता है, यहीं से नली का विकास होता है। देख रहे हैं ये परागदली, ठीक है, ये परागदली, ये दिख रहे हैं ना, ये जो थोड़ा सा ऐसे घुंडीदार बन रहा है, ये परागदली का विकास होता है। और कुछ समय बाद ये परागदली देख रहे हैं कितनी ऐसे नीचे की ओर बढ़ती हुई चली जाती है, जिसमें ये जो आपका बड़ा वाला केंद्रक था, नली केंद्रक या बड़ा केंद्रक, और जो दूसरा जनन कोशिका था, ये क्या है, इसी नली से होकर नीचे की ओर आते हैं। और ऐसी अवस्था, इतनी अवस्थाएं तक ही क्या होता है, जब ये परागकण अंकुरित होकर के यहाँ से स्टार्ट होकर इस अवस्था में पहुंचता है, उसी दौरान परागकोश परिपक्व होकर फट जाता है। क्योंकि ये सारी क्रियाएं तभी हो रही हैं जब परागकण इसके अंदर है। और इतना क्रिया यहाँ तक का विकास होते ही क्या होता है, ये परागकोश फटता बाहर आते हैं और ये जाके पहुंचते हैं कहाँ, वर्तिकाग्र पर। जब ये यहाँ पहुंचते हैं तो ये जो इनकी नली है, ये वाली, ये और डेवलप होकर के ऐसे इसके अंदर वर्तिकाग्र से होती हुई ऐसे अंडाशय के अंदर बीजांड में जाके पहुंच जाती हैं। और जहाँ पे बीजांड में जो मादा युग्मक होता है, उसी के द्वारा जो इसका ये जनन कोशिका है, ये जाके उसी से क्या होती है, मिलकर निषेचन क्रिया करने का काम करती है। ठीक है, तो इसमें ये चीज भी कंफर्म हो गई। ठीक है, परागकोश का अंकुरण, तो इसे रट लीजिए ऐसे। सबसे पहली बात आप याद क्या रखोगे कि परागकण का अंकुरण, परागकण का अंकुरण कब होता है, परागकण के बाहर आने के बाद नहीं, बल्कि कहाँ होता है, जब परागकोश के अंदर परागकण क्या होता है, रहता है, उसके बाहर आने के कुछ समय पहले ही क्या होता है, ठीक है, इधर बाहर आने की तैयारी कर रहा है, परागकोश फटे हम बाहर आए, उधर उसके अंदर क्या हो रहा है, अंकुरण क्रिया, यानी ये सब क्रियाएं संपन्न होती हैं। तो जब अंकुरण का समय आता है, पहले इसका केंद्रक क्या होता है, नीचे की ओर भित्ति की ओर आता है, जिसमें समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन द्वारा दो केंद्रक में बढ़ जाता है, जिसे बड़ा केंद्रक, छोटा केंद्रक कहते हैं, बड़े को नली केंद्रक और दूसरा वाला छोटा वाला जनन केंद्रक कहते हैं। अब जो ये जनन केंद्रक होता है, इसके चारों ओर कोशिका द्रव्य एकत्रित होते हैं, जिससे केंद्रक नहीं बल्कि जनन कोशिका कहलाता है। और ये जनन कोशिका बन जाती है, उस समय जो ये परागकण पे बाह्य चोल पर जो है छिद्र होता है, ठीक है, जनन छिद्र, यहाँ से ये नली निकलनी शुरू होती है और यह नली निकल करके ऐसे डेवलप हो जाती है। और इसी समय परागकोश फटता, परागकण बाहर जाके वर्तिकाग्र पे आ जाते हैं, तो जिससे ये नली बढ़ती हुई अंदर आती है कहाँ, मादा के अंडाशय के बीजांड में। ठीक है, तो जो बीजांड द्वार अभी बताएंगे, वहां से होकर घुसती है, जिससे जो इसका मादा वाला केंद्रक है ना पहले से बीजांड में, उससे ये नली द्वारा इसका अंदर केंद्रक परागकण का निकल के जाकर उससे मिलकर निषेचन क्रिया को संपन्न करता है। दैट्स ऑल। इसी को हम क्या कहते हैं, परागकण का अंकुरण कहते हैं। हाँ, एक और बात यहां बताएं कि आगे की प्रक्रिया, ठीक है, आगे की प्रक्रिया यानी यहीं तक जो क्रिया हुई, ठीक है, अभी इसमें और भी अंकुरण होगा, ये नली बड़ी होगी, ठीक है, तो आगे की प्रक्रिया जायांग पर परागकण के पहुंचने के बाद संपन्न होती है। तो वही तो बता रहे हैं ना कि यहीं तक क्रिया परागकोश के अंदर, तब फट जाता है, बाहर आता है यहाँ पे, तब नली का आगे का विकास इसके अंदर जाने के बाद होता है। ठीक है, इस क्रिया को परागकण का अंकुरण कहते हैं। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। फिगर भी हमने वेल मेंटेन बताया अच्छे से। अगर आपको फिगर यहाँ पे खूब अस्पष्ट कम दिख रहा, बुक उठाइए, वहां से भी फिगर बना सकते हो, लेकिन थ्योरी जरूर याद रखिए कि परागकण का अंकुरण किसे कहते हैं, जर्मिनेशन ऑफ पॉलिन ग्रेन। तो आप उसमें सिंपल सी बात याद रखिएगा वही कि परागकण का अंकुरण परागकोश के अंदर ही होता है, फटने के पहले ही होता है। जब परागकण का अंकुरण का समय आता है तो इसका केंद्रक क्या होता है गाइज, भित्ति की ओर आता है, समसूत्री विभाजन होता है, दो केंद्रक बनाते हैं, एक बड़ा एक छोटा, बड़े वाले को नली केंद्रक और छोटे वाले को जनन केंद्रक। जनन केंद्रक के चारों ओर क्या होता है, कोशिका द्रव्य एकत्रित होती है, जिससे अब जनन कोशिका कहलाती है। उसके बाद परागकण के ऊपर जो जनन छिद्र है, वहां से पराग नली निकलती है, जिससे कि उसमें नली केंद्रक और आपका जो जनन कोशिकाएं हैं वो क्या होती है, नली से होकर कहाँ पे, इसमें से होकर परागकण से नली में आ जाती हैं। और इसी समय क्या होता है, परागकण का स्फुटन और परागकण आ जाते हैं वर्तिकाग्र पर। अब बाकी आगे का विकास यहाँ आने पर होगा। ठीक है, दैट्स ऑल। तो ये भी हेडिंग आपकी क्या हो गई गाइस, कंप्लीट हो गई। सभी लोग एक स्क्रीनशॉट ले ले। चले फिर नेक्स्ट हेडिंग की ओर। चलिए, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब एक छोटी सी हेडिंग और परागकण से रिलेटेड हुआ, बस 3-4 पॉइंट का है कि परागकण की विशेषताएं, व्हाट आर स्पेशलाइजेशन ऑफ पॉलिन ग्रेन। ठीक है, परागकण की विशेषताएं क्या होती हैं। कुछ परागकण में अपना एक स्पेशल, जैसे हम लोग होते हैं ना, कहते हैं ये हमारी विशेषता है।
तो दुनिया में हर वस्तु की अपनी एक स्पेशलाइजेशन होता है, तो परागकण के भी अपनी विशेषताएं होती हैं। किस विशेषताएं हम आपको यहाँ पे बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो पहली विशेषता क्या होता है बेटा, इसमें आपको बताएंगे कि जो परागकण होता है ना, सबसे पहली चीज पहला लिखेंगे कि परागकण, विभिन्न परागकण में हमने आपको बताया हर परागकण, कल के वीडियो में बताया था कि कुछ परागकण गोलाकार होते हैं, कुछ अंडाकार होते हैं, कुछ स्टार शेप्ड होते हैं, अलग अलग पौधों में परागकण की संरचना अलग अलग होती है। तो विभिन्न परागकण, ऐसा नहीं सारे परागकण एक जैसे होता है, ठीक है। विभिन्न परागकण की संरचना, ठीक है, संरचना क्या होती है, समान नहीं होती, बल्कि क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है, ठीक है। ये पहली विशेषता है, विभिन्न प्रकार की होती है, ठीक है। ये पहला आपका डिफरेंस कि जो विभिन्न पौधों में परागकण होते हैं वो क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के होते हैं, इसकी पहली स्पेशलाइजेशन है। और दूसरी की अगर हम बात करें तो दूसरा ही बहुत इंपॉर्टेंट है कि विभिन्न परागकण में, ठीक है, विभिन्न परागकण में अंकुरण क्षमता, यानी इसके जामने की जो टाइम पीरियड है, ठीक है, अंकुरण क्षमता विभिन्न होती है, विभिन्न होती है, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल देंगे, कह रहा है कि जो विभिन्न पौधों के परागकण होते हैं ना, जो भी मैंने अंकुरण बताया, वो अंकुरण की जो क्षमता होती है वो अलग अलग, किसी में जल्दी होता है, किसी में बाद में होता है, किसी में दिनों में होता है, किसी में घंटों में, किसी में महीनों में होता है, ठीक है। ये कह रहा है कि अलग अलग प्रकार की होती है। तो इसमें आपको जैसे बताएं कि धान व गेहूं में, ठीक है, जैसे धान व गेहूं में अंकुरण क्षमता, ठीक है, परागकण की अंकुरण क्षमता 30 मिनट होती है। कितना होती है गाइस, 30 मिनट होती है। क्लियर, कह रहा है कि जो धान व गेहूं होते हैं ना, इनकी अंकुरण क्षमता क्या होती है गाइस, 30 मिनट होती है, अर्थात 30 मिनट की होती है। अर्थात इनके जो परागकण होते हैं उनका अंकुरण 30 मिनट के अंदर होने लगता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब बात करते हैं, अगर मान लीजिए इसी में और कुछ देखा जाए, ठीक है, कि जो लेग्यूमिनेसी होते हैं, लेग्यूमिनेसी कुल के पौधे हैं, है ना, लेग्यूमिनेसी कुल के पौधे। आपको पता है कि पृथ्वी पर जितने पौधे हैं सबको फैमिली बना के बांट दिया गया, किसी को कुकुरबिटेसी में रख दिया, किसी को सोलेसी में, किसी को मालवेसी में। इस तरह से एक कुल आपका लेग्यूमिनेसी होता है, जिसे फेबेसी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फेबेसी भी कहते हैं। इस कुल के पौधों में, ठीक है, जो परागकण होते हैं ना, परागकण में अंकुरण की क्षमता जो होती है ये महीनों तक बनी होती है, ठीक है। क्या होती है, अंकुरण की क्षमता कई महीनों तक बनी होती है, महीनों तक रहती है, ठीक है। इसका परागकण क्या होता है, महीनों तक अंकुरण की क्षमता रखता है, अर्थात खराब नहीं होता है। ये आपका हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट की बात करते हैं अगर, तो इससे तीसरा कि परागकण को, ठीक है, परागकण को, ठीक है, जो पॉलिन ग्रेन होता है हमारा, परागकण को -196 डिग्री सेल्सियस, कितना, -196 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ताप पर इसे द्रव नाइट्रोजन में, किसमें, द्रव नाइट्रोजन में वर्षों तक सुरक्षित रखा जा सकता है, सुरक्षित रखा जा सकता है गाइस, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 3 हो गया। और चौथे की बात करें कि परागकण जो होते हैं ना, परागकण पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, इनमें बहुत सारे प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये पोषक तत्व से भरपूर होते हैं, ठीक है। कुछ देशों में इसका औषधि के रूप में, ठीक है, औषधि के रूप में या टॉनिक या सिरप जिसे कहते हैं, ठीक है, सिरप के रूप में बेचा जाता है। और पांचवा है कि परागकण, कुछ परागकण, ठीक है, कुछ परागकण लिखिए लोगों में एलर्जी पैदा करते हैं। एलर्जी का मतलब आप लोग समझ ही रहे हैं, एलर्जी पैदा करते हैं। ये आपका कंप्लीट, ठीक है। तो आइए एक बार फिर से पूरा देख लिया जाए स्टार्टिंग से क्या क्या है।
कह रहा है परागकण की विशेषता में सबसे पहली चीज, जिस तरह से हर पौधे के जड़, तने, पत्ती, फूल की रंग, रूप, आकार, संरचना, महक अलग अलग होती है, उसी प्रकार विभिन्न पौधों में जो परागकण की संरचना होती है ना, वो भी क्या होती है, विभिन्न प्रकार की, अर्थात किसी में गोलाकार, किसी में अंडाकार, किसी में अदर आकार का। ठीक है। और दूसरा है कि विभिन्न परागकण में अंकुरण क्षमता जो होती है, जर्मिनेटिंग कैपेसिटी होती है ना, वो भी विभिन्न होती है। जैसे धान व गेहूं में जो अंकुरण क्षमता होती है वो 30 मिनट तक देखी गई है। ठीक है। अर्थात धान व गेहूं के जो पौधे हैं उनकी अंकुरण क्षमता 30 मिनट तक होती है। ठीक है। लेकिन इसी में अगर हम बात करें, ये पहला और ये दूसरा, कि जो लेग्यूमिनेसी कुल के पौधे हैं अर्थात फेबेसी, यानी कि चना, ठीक है, मटर, अरहर, ठीक है, उसके बाद चना, मटर, अरहर, मूंग, ये, ठीक है, आदि कुल मिला के लेग्यूमिनेसी। एक बात और, लेग्यूमिनेसी कुल में वही पौधे रखे गए हैं जो दलहनी होते हैं, अर्थात जिनसे दाल प्राप्त होता है। ठीक है। तो जैसे चना, मटर, अरहर, मूंग, उड़द, ये सब। तो इस कुल के जो पौधे होते हैं इनमें जो परागकण की अंकुरण क्षमता होती है गाइस, वो महीनों तक बनी होती है, जबकि धान गेहूं में 30 मिनट तक होती है और कुछ पौधों में वर्षों तक होती है। फिर तीसरा इसकी विशेषता है परागकण को माइनस, ये आपका नोट पॉइंट, ठीक है, ये नोट पॉइंट है, कहीं भी कंपटीशन मिल सकता है कि परागकण को वैज्ञानिक तरीके से -196 डिग्री सेल्सियस दे, -196 डिग्री सेल्सियस देकर इस ताप पर हम क्या करते हैं, द्रव नाइट्रोजन में क्या कर सकते हैं, इस परागकण को चाहे तो सालों साल, कई वर्षों तक सुरक्षित रख सकते हैं। और उसके बाद जब निकाल जर्मिनेट कराएंगे तो इसमें अंकुरण क्षमता बनी रहेगी और यह परागकण अंकुरित होगा। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि परागकण को -196 डिग्री सेल्सियस ताप पर द्रव नाइट्रोजन में वर्षों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। फिर चौथा जो इसकी विशेषता है कि कुछ परागकण क्या होते हैं बेटा, पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, यानी कुछ पौधों के जो परागकण हैं उनमें पोषक तत्व पाए जाते हैं और भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, यानी उनको अगर हम खाएं या सिरप के रूप में, टॉनिक के रूप में पिए तो हमारी बॉडी को क्या होगा, पोषक प्रदान होगा। तो वही कह रहा है कि परागकण कुछ होते हैं पोषक तत्व से भरपूर होते हैं और कुछ देशों में इन परागकणों को औषधि के रूप में, टॉनिक या सिरप के रूप में क्या हो जाता है, मार्केट में बेचा जाता है, अर्थात लोगों द्वारा क्या होता है, प्रयोग किया जाता है गाइस। ठीक है। ये आपका हो गया। और बात करते हैं नेक्स्ट की, पांचवा, तो कुछ परागकण लोगों में एलर्जी पैदा करते हैं। कह रहा है कुछ जो परागकण हैं वो कुछ लोगों में एलर्जी पैदा करते हैं। तो एक बात यहाँ पे हम आपको क्लियर कर देना चाहते हैं कि दुनिया में जितने भी व्यक्ति हैं, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, सबको एलर्जी है। कोई बंदा नहीं कह सकता कि हमको एलर्जी नहीं, बस फर्क है किसी को धूप से, किसी को धूल से, किसी को धुआं से एलर्जी है। एलर्जी का मतलब कि जब किसी पदार्थ के संपर्क में आए, मान लीजिए कुछ लोग, देखिए आप लोग ठंडी में बैठते होंगे अलाव के पास, तो कुछ लोग बैठे रहते हैं, उनको धुआं कोई नुकसान नहीं करता, लेकिन कुछ लोगों को धुआं लगने पर उनकी आंखों में जलन होने लगती है, हट जाते हैं। तो इसका मतलब उस व्यक्ति को उस धुएं से एलर्जी है। ठीक है। और किसी को धूप से, बहुत सारे लोग धूप में जब निकलते तो आपने देखा होगा पूरे चेहरे पर क्या होता है, बोलिए, पूरे चेहरे पर क्या होता है, लाल लाल ऐसे झाइयाँ जैसी पड़ जाती हैं, तो ये होता है। किसी को धूल से एलर्जी है, धूल जैसे डस्ट में जाते हैं उनको छींक या सर्दी जैसी समस्या हो जाती है। तो कुल मिला के होता क्या है, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनके संपर्क में जब कोई व्यक्ति आता है, अगर उसके संपर्क में आने से उसके शरीर में कुछ विशिष्ट क्रियाएं होने लगी, ठीक है, अचानक होने लगे, जैसे शरीर पर चकत्ते आ जाना, झाइयाँ पड़ जाना, छींक आ जाना, बहुत, ये सब एलर्जी के लक्षण होते हैं। ठीक है। तो वही कह रहा है कि जो परागकण होते हैं भैया, ये भी कुछ लोगों में एलर्जी पैदा करने का कार्य करते हैं। ठीक है। तो ये भी आपकी क्या है, एक परागकण की विशेषता हो गई। तो जैसा कि हम बता रहे थे कि दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसमें एलर्जी ना हो, हर व्यक्ति में एलर्जी जरूर होती है, किसी को धूप से, किसी को धूल से, किसी को धुआं से। ठीक है। बस पता करने की बात होती है। और एलर्जी में घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर में एलर्जी उत्पन्न होने के बाद जो लक्षण आते हैं ना, जैसे चकत्ते पड़ना, खजुली होना या झाई पड़ना, रेड हो जाना त्वचा का, स्किन का, तो ये कहीं ना कहीं एलर्जन कहलाते हैं। ऐसे लक्षणों को, ऐसे लक्षण वाले क्रिया को एलर्जी कहते हैं। और जिनके द्वारा एलर्जी है, धूप, धूल, धुआं या परागकण, इनको एलर्जन कहते हैं। अर्थात एलर्जन क्या है, एलर्जी पैदा करने वाले पदार्थ को एलर्जन कहते हैं। ठीक है। तो इस तरह से आपका क्या हो गया,
परागकण की विशेषताएं भी आज के इस वीडियो में कंप्लीट हो गई। तो अब हमने क्या किया, किसी पुष्प के जो मेल पार्ट के बारे में था कि पुमंग क्या होता है, परागकोश क्या होता है, परागकण क्या होता है, परागकण का अंकुरण क्या होता है, परागकण की संरचना क्या होती है अर्थात नर युग्मोद्भिद की संरचना, ये सारी चीजें हमने खत्म कर दिया। अब आपको पता है कि जब पुमंग वाला पार्ट खत्म तो अब चालू क्या होगा, जायांग। अब हम जायांग की बात करेंगे अर्थात पुष्प के मादा जननांग की बात करेंगे, जिसमें अंडाशय क्या होता है, उसके अंदर बीजांड क्या होता है, बीजांड की संरचना क्या होती है, ठीक है, और वर्तिका वर्तिकाग्र क्या होते हैं, मादा युग्मोद्भिद क्या है, इसका विकास कैसे होता है। नेक्स्ट वीडियो में इस पे चर्चा करेंगे और ज्यादा से ज्यादा अगले हफ्ते तक कोशिश करेंगे चैप्टर आपका नीट एंड क्लियर हो जाए अगले शनिवार तक। आज शनिवार ही है दोस्तों, ठीक है। तो इस तरह से ये भी कंप्लीट हो गया। आप लोग चाहें तो इसका भी अपना एक स्क्रीनशॉट अपने पास क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताया गाइज कि जितना भी पढ़ाया जा रहा है सबका अपना एक नोट्स तैयार रखिए। क्या रखिए, सबका अपना एक नोट्स बनाइए, क्योंकि हैंडमेड नोट जिसको आपने साल भर बनाया पढ़ा है, परीक्षा के समय में कम समय में अच्छी तैयारी होती है उससे, ठीक है। इसलिए विद्या या मार्केट के काका के चक्कर मत पड़िए। और एक बात बता दें कि जितना क्वेश्चन यहाँ सेलेक्ट करेंगे उतना ही तैयार कर लीजिएगा, बोर्ड एग्जाम में उतना के अंदर ही आने वाला है, कहीं बाहर से नहीं आएगा। अगर हम बनाएंगे तो उसमें सिर्फ 60 नंबर तो आपका पक्का फंस जाएगा 70 में। इसलिए विश्वास रखिए, आशा रखिए, ठीक है। और जो भी वीडियो दी जा रही देखिए और समझिए, उसका नोट्स बनाइए और उसे नोट्स बनाने के बाद में रिवाइज भी करिए, क्योंकि वीडियो आपने देखा, अगर नोट्स नहीं बनाएंगे तो वीडियो आपकी क्या होगी, आउट हो जाएगी, फिर आपको ढूंढेंगे, फिर समय जाएगा। और परीक्षा के समय आप कितने टॉपिक को वीडियो से कवर करेंगे बताइए, उतना समय नहीं रहता। इसलिए आप वीडियो देखकर समझ में आए नोट्स बना लीजिए, ठीक है। और नोट्स बनाने के बाद उसको अपने पास रखिए, रिवाइज करते रहिए बीच बीच में, ठीक है। तो इस तरह से आपके इस वीडियो में कंप्लीट हुआ। अब मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में और फीमेल पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप यू वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।